दूर की बात, शायद एक ही चीज फाइट में देखा हमने उनको, उसके अलावा कोई भी फाइट उनकी तरफ से अच्छे से नहीं दी गई। लेकिन मैग्नेस स्पोर्ट्स का लास्ट एंगल काफ़ी अच्छा था। ये एंगल किस तरह से निकलता है अभी देखना बाकी ज़रूर है। चारों प्लेयर जिंदा हैं उनके, और रोटेशन फिलहाल जो की गई है और एक एंकर पॉइंट होल्ड किया गया है। मैग्नेस स्पोर्ट्स का हमेशा से ही एंकर पॉइंट रहा है और यहाँ से वो किल्स उठाने की कोशिश करते हैं, बट अभी क्या उनको साउथ एशियन लॉबी में किल्स मिलते हैं नहीं, ये चीज़ देखना पड़ेगी। एंड रिमेंबर द फैक्ट कि टीम जितनी भी इस साउथ एशियन लॉबी में मौजूद हैं, जितनी भी साउथ एशियन टीम्स हैं, वो आपका पीएमपीएल जाकर देखकर आपकी स्ट्रैटेजीज को रीड कर चुकी हैं। और उनको ऑलरेडी पता है कि आपने कैसे कहाँ कब रोटेट करना है। तो इस चीज़ को पाकिस्तानी टीम्स को याद रखना पड़ेगा, इस चीज़ को पाकिस्तानी टीम्स को जब ज़हन में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर पाकिस्तान में यूज़ की हुई स्ट्रैटेजीज काम नहीं आएंगी, क्योंकि साउथ एशियन टीम्स आपको इतना अंडर करना, स्पेसिफिकली नेपाल की टीम्स को, मंगोलिया की टीम्स को अभी अंडर करना ये कोई छोटी बात नहीं है। वो जितना रीड करते हैं, जितना उनका अच्छा गेम है, उससे ज़्यादा ही वो रीड करते हुए नजर आते हैं, ताकि वो अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें और कहीं पर भी कोई कमी नजर ना आए। लेकिन चलें, फिलहाल देख ही रहे हैं हम अभी रोटेशंस कुछ टीम्स कर रही हैं, कुछ टीम्स सर्कल के बनने का इंतजार कर रही हैं आती। जी बिल्कुल, और थोड़ी देर पहले हमने I8 के प्लेयर्स को देखा था प्री मॉस्क के एरिया में, लेकिन अब वो वहाँ से रोटेट करते हुए बिल्कुल एजिस से मैं आपके फार वेस्टर्न साइड से रोटेट करते हुए एलिमेंट्रिक्स और IHC के बिल्कुल नेबरहुड में आ चुके हैं। सर्कल मजीद दूरियां अख्तियार करता हुआ जॉर्जो पोल से होकर अगर I8 बिल्कुल नॉर्दर्न साइड से एंट्रेंस लेता है, शूटिंग रेंज वाली साइड से, फिर थोड़े बहुत चांसेस बन सकते हैं। लेकिन खैर ईस्टर्न साइड पर अगर हम देखें तो टीम T20X क्वालिटी का स्क्वाड भी एक अच्छा कंटेंडर साबित हो सकता है चिकन डिनर के लिए। सेम गोज फॉर QR एंड यसना के अंदर टीम SG का जो स्क्वाड है, इन सारे ही स्क्वाड के पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द सर्कल सेवेरनी के जो एरिया है अराउंड, वो काफ़ी हद तक खाली है, वेकेंट है। सो वैकेंसी अभी भी वहाँ पर मौजूद है इन टीम्स के लिए। देखते हैं अब टीम स्काईलाइट का वो स्क्वाड होता है या टीम QR का स्क्वाड होता है जो कि उस एरिया को यूटिलाइज करता है अपने लिए। लेकिन DW फार साउदर्न साइड पर है। DW की तरफ से भी कुछ खास फ्लैशी परफॉर्मेंसेज हमें पिछले मैच में सच नहीं देखने को मिली। स्टारवर्ड ई-स्पोर्ट्स जो कि पिछले मैच में चिकन डिनर लेकर जाते हैं, वो भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग, उनके पास मोमेंटम आ ही चुका है। स्टारवर्ड एक ऐसा नाम है जो कि पहले दिन से ही आगाज करता है अपने मोमेंटम का, और ये भी दिन कोई एक्सेप्शन नहीं रहा उनके लिए। टीम हाई वोल्टेज, इनको मैं देखना चाहता हूं कि जिस तरह के पहले मैच के अंदर इन्होंने अपनी दिखाई है एक्सपर्टीज, क्या उसी तरह से इस मैप के ऊपर भी अच्छा खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। प्रबिन मौजूद हैं, आपके फेवरेट प्लेयर असासिन भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा मोहतात रह रहे हैं अपनी सराउंडिंग से, क्योंकि जो लीड इनको मिली है उसको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते। T20X क्वालिटी अपने एक प्लेयर गंवाने के बाद 4 किल्स ले चुकी है और एक ही टीम है अभी इस सारे सर्कल में जो प्ले जोन से बाहर है। टीम हाई वोल्टेज के नजदीक टीम T20X R3G आ चुकी है। R3G लेटली इटसेल्फ उन्होंने अपनी रोटेशंस पर बहुत काम किया अलादीन, जिस तरह के पहले मैच में हमने देखा बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रोटेट किया था। कि इस मैच में R3G के बारे में आप क्या कहेंगे? आई बिलीव इनकी रोटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट R3G की जो रियल स्ट्रगल हमें दिखाई दे रही है इस सारे ही मैं क्या कहूँगा कि PMPL में, वो फाइट्स है। लास्ट भी अगर आपको याद हो तो R3G, अगर आपको सनक का मैच याद हो, R3G फाइट्स में ही अपने 2 प्लेयर्स लूज कर जाती है। फर्स्ट एरेंगल आपको याद हो तो फर्स्ट एरेंगल में भी टीम R3G फाइट नहीं ले पाती, हालांकि रोटेशन बहुत ऑन पॉइंट थी, होल्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट उसके बाद जब पुश करना था, पुश के टाइम पर टीम R3G they were all over the place। तो थोड़ा सा वहाँ पर काम करते हुए शायद हमें नजर आएंगे इन दिस मैच और प्रॉब्ली द नेक्स्ट वन। बट आज के दिन के जब मैचेस खत्म होते हैं उसके बाद उनको जब वो साथ बैठ के देखना चाहिए कि क्या गलतियाँ की उन्होंने, ताकि कल के दिन उसको रिकवर करें। लेकिन ये इस तरह की लॉबी है जहाँ पर अगर आपने टॉप 3 आने के लिए खेलना है तो फिर पहले दिन आपको एटलीस्ट टॉप 5 में तो रहना पड़ेगा, वरना मेरा नहीं ख्याल कि बाकी टीम्स आपको ऊपर आने देंगी। बिल्कुल अलादीन, लेकिन ज़्यादा हमें कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा अभी के लिए, खासकर पिछले मैच से पहले, पिछले मैच के बाद भी कुछ ज़्यादा कुछ खास फ़र्क हमें दिखाई नहीं दिया ओवरऑल लीडर बोर्ड के पहले पेज में। सो एक अच्छा मैच आपको आज के दिन एक मोमेंटम दे सकता है जो आपके आने वाले दिनों के लिए, आने वाले मैचेस के लिए बहुत काम आएगा। कल के बाद वो पहले पायदान की रेस, टॉप 3 की रेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी कल के दिन के अख्ताम पर। सो आज के दिन एक अच्छा मैच आपको चाहिए, चाहे वो चिकन डिनर हो या ना हो, आपको अच्छे एदाद लेकर जाने हैं,
हैं किसी एक मैच में, और ख़ासकर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा पाकिस्तान रीजन से आई हुई उन टीम्स का जो कि 6 टीम्स रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान के झंडे को, उनके लिए तो ख़ास तौर पर आने वाले ये जो आखिरी मैच है आने वाला, और ये वाला मैच ख़ास तौर पर इरंगल का जहाँ पर ओरिजिनल स्ट्रैटेजीज यूज़ होती हैं, अच्छा निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। टीम T20 XR3G सर्कल का एक शिफ्ट आया है, या स्नैप वाली साइड को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया है सर्कल के शिफ्ट ने, और इसी के साथ साथ क्विटी, टीम VNM, टीम QRSG, ये कुछ नाम है जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जिनको पहुंचा है सर्कल के शिफ्ट का। एगॉन XI8 भी अर्ली रोटेट करना चाह रही है सर्कल में, हालांकि जिस पर रहकर खेलते हैं देखना अभी बाकी है कि कौन से कंपाउंड इनकी तरफ से चूज़ किए जाते हैं फाइट लेने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन मुश्किलात में फंसती हुई DW और टीम द अल्टीमेट फोर्स हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जी, सर्कल का शिफ्ट देखें आप, जिस तरह का शिफ्ट पड़ा है एसजी को तो काफ़ी फेवर हुई है, लेकिन आप देखें एलिमेंट्रिक्स कितना ज़्यादा दूर है सर्कल से, और सर्कल में जाने के लिए उनको फाइट करना पड़ेगी। वहीं पर DW को देखिए वो भी सर्कल से काफ़ी दूर है, लेकिन किल फीड में R3G वर्सेस मैपटेक्स चलती हुई अशद यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। बैरन वर्सेस वास चलता हुआ, एपेक्स काफ़ी क्लोज है उनके, वास का ये 1v2 है, बैरन के ऊपर पुश करेंगे लेकिन ही गेट्स टेकन डाउन, एपेक्स काफ़ी लो करते हुए, लेकिन बैरन यहाँ डिफरेंट विंडो से उनको डैमेज करेंगे। R3G के 2 प्लेयर्स का इस तरह से आना ये क्वेश्चनेबल है, बाकी प्लेयर अभी भी बैक एंड पे मौजूद हैं। R3G के 3 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं एंड तो अकेले प्लेयर यहां से बचने की कोशिश करेंगे, बट उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। बैरन के पास 4 किल्स आ जाते हैं एंड आई बिलीव बैरन की तरफ से 1v3 किया गया है और 1v4, बिकॉज उनकी टीम के पास 5 किल्स हैं और 4 किल्स उन्होंने R3G पे उठाए हैं। बिल्कुल, और दूसरी जानिब टीम T2 के हावी आती हुई टीम एगॉन XI8 के एक प्लेयर को मिड रेंज नॉक ज़रूर दिया गया है, लेकिन आई बिलीव रिवाइव हो जाएंगे, वापस अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। ब्लेड IQ एक डिफरेंट एंगल पर मौजूद है, काफ़ी स्टिल्थीनेस का मुजाहरा उन्होंने किया। टीम IHC के प्लेयर अगर इनको स्पॉट कर लेते गलती से भी तो इनको इंटेंशनली एलिमिनेट किया जा सकता था, लेकिन IQ को बचना है, गाड़ी से ही टाइम पर अपनी लेकर ब्लेड के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्लेड ना सर्वाइव कर पाएंगे। T2 के जेन सही वक्त का फायदा उठाते हुए राइट ऑन टाइम ब्लेड को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन I8 डाउन टू 3 मैन, वापस से वही दास्तान जो आज के दिन पिछले मैचेस में हमने देखी है वही दोहराई जा रही है। प्लेयर्स को गवाया जा रहा है, ड्यूरिंग द रोटेशन प्लेयर्स को गवाया जा रहा है। यही गलती है सिर्फ हमारे रीजन की टीम्स की कि रोटेशन के ऊपर थोड़ा सा काम करें तो ऑब्वियसली एक अच्छे एदाद पहले दिन से ही निकाले जा सकते हैं। लेकिन वही बात है, अगर आज का दिन और कल के दिन के शुरू के मैचेस में, आगाजी मैचेस में अगर अच्छे एदाद नहीं निकाले जाते तो टॉप 3 आपकी रीच से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल जी, टॉप 5 आज के दिन रहना पड़ेगा, उसके बाद 3 दिन का खेल होगा। लेकिन चलें फिलहाल बात करते हैं इस मैच की, जहां पर हमने देखा कि टीम I8 अपना एंट्री फ्रैगर यहां पर जब लूज़ कर जाते हैं, ब्लेड जो कि हर फाइट्स में उनको नॉक शवर दिलाते हैं, उनकी तरफ से नॉक शवर निकाले जाता है। लेकिन चलें I8 अब इन 3 प्लेयर्स के साथ कितना डिफेंसिव खेलते हैं, या फिर क्या अभी भी उनकी तरफ से किल्स लेने की कोशिश की जाएगी, ये एक सवाल है। जिस एरिया पर I8 के प्लेयर्स मौजूद हैं, स्लैम तो करना यहाँ पर इतना आसान नहीं है, लेकिन I8 अभी सर्कल के एडवांटेज में है, अभी सर्कल के अंदर मौजूद है। कोर्स अपनी मिनी 14 के साथ कुछ टैप्स देने की कोशिश करते हैं IHC के ऊपर, टैप्स कनेक्ट नहीं करते बिकॉज IHC के प्लेयर्स वो मूविंग व्हीकल में मौजूद थे, और चलती हुई गाड़ी के अंदर मिनी 14 से इस तरह से डैमेज देना ऑब्वियसली इम्पॉसिबल सा लगता ज़रूर है। लेकिन किल फीड में सी वर्सेस XC5 चल रही है और एक चलती हुई गाड़ी से गिराया जाता है विद M4 का स्प्रे दिया जाता है, और ये था उता का किल भी कंफर्म किया जाएगा। जी बिल्कुल, और मजीद किल कंफर्मेशन की तरफ जाती हुई टीम STE के प्लेयर्स गॉड लाइक एक्स स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स पिछले मैच में चिकन डिनर भी लेकर गए। इस मैच में मोमेंटम अच्छा खासा मौजूद है, सर्कल के अंदर एक बेहतरीन जगह पर मौजूद है, जितनी भी टीम सर्कल से बाहर हैं सबके किल स्कोर किए जा सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्रिक्स के एक प्लेयर थोड़ा सा ग्लिच्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, टॉप की तरफ से भी कोशिश की गई कि शायद कोई एक से बुलेट जो है वो कनेक्ट कर पाएँ, लेकिन नहीं कर पाए। टीम स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स के पिका बैक एंड के ऊपर इन्हीं कंपाउंड्स को होल्ड किया जा रहा है, इनके बिल्कुल नज़दीक 3 टीम्स मौजूद हैं अभी भी, और सर्कल बहुत मैटर करता है अलादीन। अगर सर्कल साउदर्न साइड पर आता है टीम STE के ऊपर तो बाकी सारी लॉबी को मुश्किल में डाल सकती है ये टीम, और अगर सर्कल इनसे दूर जाता है तो फिर इनका मेरे ख्याल से सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जी, सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाएगा, बट गॉड लाइक के प्लेयर्स को हम देख रहे हैं इस वक्त लास्ट मैच का एक चिकन डिनर निकालने के बाद काफ़ी प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। और अगर आप सर्कल में देखें तो इस वक्त सर्कल में स्काइलाइट गेमिंग, QR, मैग्नस, DW काफ़ी अच्छी जगह पर मौजूद है, और वहीं पर ST के पास भी काफ़ी अच्छा एरिया ज़रूर है। बट मुझे लग रहा है कि ये सर्कल QR की तरफ शिफ्ट खाएगा ज़रूर, बिकॉज QR का जो इस वक्त होल्ड है वो जिस एरिया पर है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमने यूजुअली सर्कल्स को एंड होते हुए देखा ज़रूर है। लेकिन I8 इस बार कंटेस्ट किया जा रहा है उनको फाइट में,
i8 को IHC की तरफ से। IHC के पास हाइट मौजूद है, बट IHC को शायद ये हाइट छोड़नी पड़ जाए, सर्कल के बाहर है ये टीम। मीनवाइल i8 इज इनसाइड द सर्कल, i8 पे पुश भी नहीं कर सकते आप बिना नॉक निकाले, क्योंकि ये टीम आपको इस तरह से अपने करीब नहीं आने देगी, बिना नॉक के तो करीब नहीं आने देगी। लेकिन IHC वो इस वक्त हमें अपनी गाड़ियों को जब वो चलाते हुए नजर तो आ रहे हैं, क्या वो टीम i8 की तरफ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और i8 किस तरह से डिफेंड करती है इस एरिया को, नोइंग द फैक्ट कि i8 के प्लेयर्स इस वक्त कवर में हैं और IHC को कवर छोड़ कर आना पड़ेगा। लेकिन ऊज़म के काफ़ी करीब कॉर्डलेस आ जाएंगे, कॉर्डलेस पानी में जंप भी कर जाते हैं। ये टीम IHC की मौत का समा बांधने वाला है, ये चीज़ टीम IHC के लिए काफ़ी खतरनाक रहेगी। एंड ऊज़म 1 2 3 पिल्ले कर सकते हैं इनके साथ, और ऊज़म शायद स्पॉट भी कर लेंगे डेमो को, बट नो, ऊज़म नहीं स्पॉट कर पाए डेमो को। ऊज़म यहाँ अब स्पॉट करते हैं, डैमेज देंगे, थोड़ा लो किया जाएगा, बट डेमो को नहीं आने देना इनकी चाहिए इनकी तरफ से ऑन ग्राउंड। डेमो अगर ग्राउंड पर आ जाते हैं तो खतरा लाख हो जाएगा, डेमो आएंगे, काफी लो करते हैं, खुद भी 1 HP हो जाएंगे। प्राबिन यहाँ पर लॉन्ग रेंज से उनको 1 HP करके नॉक करते हैं, और वहीं पर ऊज़म का ग्रेनेड उनका किल कंफर्म कर देगा। लेकिन अब IHC के बाकी प्लेयर्स भी आहिस्ता आहिस्ता स्मोक या फिर कह लें कि किसी भी तरह के कवर में कवर को लेते हुए आगे आने की कोशिश करेंगे, बट i8 के ऊपर पुश किया जाता है बैकएंड से हाई वोल्टेज की तरफ से। नाउ दे आर ऑन अ वेरी बैड स्पॉट, और अब i8 के आखिरी प्लेयर ही बच जाएंगे आते। बिल्कुल, और टीम i8 जहां पर काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई हमें दे रही थी, लेकिन हाई वोल्टेज और IHC की वजह से टीम i8 इस मैच में एलिमिनेट हो जाती है। टीम हाई वोल्टेज ने बहुत सही वक्त के ऊपर रश इन किया है, लेकिन IHC के तीनों खिलाड़ी अभी भी कोशिश कर रहे हैं सामना करने की। UMP45 24 बुलेट्स अभी भी इनकी गन के अंदर मौजूद हैं और अगलों के सीनों में उतारने की कोशिश की जाएगी। हाई वोल्टेज तीनों के तीनों प्लेयर्स एक ही जगह पर मौजूद, लेकिन बैक एंड से कुछ थर्ड पार्टीज का सामना करना पड़ेगा। मेपटेक्स के बैरन टीम IHC को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे और 1 से 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट भी किया जाता है, और फाइनल किल भी मेपटेक्स के प्लेयर की तरफ से ही ड्रॉ किया जाता है टीम IHC के एलिमिनेशन का। लेकिन घोस्ट यहां से वापस नहीं जाना पसंद करेंगे, यहां से जाते जाते वो कुछ एदाद अपने लिए लेकर जाना चाहते हैं, और टीम हाई वोल्टेज के प्लेयर्स काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, काफी हद तक लो हैं। एक प्लेयर नॉक्ड है, टीम HV के मलिक कोशिश कर रहे हैं कि यूटिलिटीज का इस्तेमाल कर अपने प्लेयर को रिवाइव भी किया जाए। मेपटेक्स बैक एंड से इन दोनों ही टीम्स के लिए मुश्किलात बना सकती है, लेकिन घोस्ट मैं देखना चाहता हूं कि यहां पर रहते हुए ये क्या करते हैं, क्या स्टेल्थीनेस की साइड पर जाएंगे या फाइट लेना चाहेंगे, क्योंकि मेपटेक्स बहुत मुश्किलात बना सकती है। हाई वोल्टेज भी ऑलमोस्ट एलिमिनेट होने वाली है, कोई व्हीकल उनके पास मौजूद नहीं है, सर्कल का डैमेज भी पड़ रहा है, एक प्लेयर नॉक भी हो जाते हैं सर्कल की वजह से। मेपटेक्स बहुत कोशिश कर रही है कि सारे के सारे किल्स वो लेकर जाएं, और मेपटेक्स इसी वजह से मैंने 1 से 2 मैचेस पहले ही कहा था कि बहुत मिस्टीरियस ये स्क्वाड है, इससे बचकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम ये लेंगे अपने लिए वो ज्यादा फ्लैशी परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाने वाले। लुक एट दैट, अलादीन विद इन नो टाइम, और इन्होंने 8 किल्स भी कर लिए हैं, और ये 8 किल्स इन्होंने कब किए कुछ पता नहीं। लेकिन यहाँ पर मैग्नस ई स्पोर्ट्स के प्लेयर आमने सामने आते हैं, टीम टफ के प्लेयर्स के, दोनों पाकिस्तान रीजन के स्क्वाड एक दूसरे के आमने सामने। QR भी यहाँ पर आ चुकी है, 6 की 6 टीम्स क्या पाकिस्तान की यहाँ पर ही फाइट लेना चाहती है एक दूसरे से। मैग्नस ई स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करने में कामयाब हो चुकी है टीम टफ की। QR के टन ऊपर जाएंगे, थोड़ी सी घंटियां बजाई जाएंगी खतरे की, एलिमिनेट करते हैं, और एक स्वैगी एलिमिनेशन लेने के बाद इस मैच में 2 पाकिस्तानी टीम्स मजीद एलिमिनेट हो जाती हैं, टीम मैग्नस ई स्पोर्ट्स और दी अल्टीमेट फोर्स, जो कि अभी जिन्होंने मैग्नस ई स्पोर्ट्स को एलिमिनेट किया ही था, उनको बैक एंड से QR के प्लेयर मौत की नींद सुला देते हैं। और QR के टन भी आई बिलीव आखिरी प्लेयर हैं टीम QR के जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी टीम को। बिल्कुल जी, QR के टन आखिरी प्लेयर हैं जो कि इस वक्त जिंदा नजर आ रहे हैं हमें, और इस पूरे ही कंपाउंड को उनकी तरफ से अकेले होल्ड करने की कोशिश की जा रही है। इस कंपाउंड को 3 डिफरेंट साइड से 3 डिफरेंट टीम्स ने घेरा हुआ है, जहां पर एक साइड पे स्काईलाइट गेमिंग मौजूद है, एक साइड पे वेनम्स, और एक साइड पे DEW यहाँ पे मौजूद है। और DEW अब आहिस्ता आहिस्ता क्लोजिंग करते हुए ग्रेनेड्स उनकी तरफ से फेंकने जाएंगे, लेकिन वहीं पर टन जैसे ही फॉल बैक करते हैं माफा निंजा उनको किल कंफर्म कर जाएंगे। DW अब इन कंपाउंड्स को आसानी के साथ ब्रीच कर जाती है, लेकिन स्काईलाइट गेमिंग वो नहीं आने देना चाहेगी DW को इतना ज़्यादा करीब, और डॉक को यहाँ पर सरप्राइज दिया जा सकता है। डॉक को शायद लग रहा है कि इस कंपाउंड में प्लेयर मौजूद है, बिकॉज उन्होंने लॉन्ग रेंज से देखा जरूर था प्लेयर को, लेकिन प्लेयर एलिमिनेट हो चुका है, और इस बात से वो बिल्कुल भी आशना नजर नहीं आ रहे। ग्रेनेड्स उनकी तरफ से फेंके जा रहे हैं, बट वहीं पर यूटिलिटीज का वेस्टेज मैं कहना चाहूँगा हमें दिखाई दे जरूर रहा है। लेकिन बात करेंगे एलिमिनेट की, जहाँ पर उनके 3 प्लेयर्स अभी भी जिंदा हैं, 1 किल उनके पास मौजूद, बट अनफॉर्चुनेटली ओपन एरिया में फाइट लेने पर मजबूर हो चुके हैं।
जी बिल्कुल अलादीन, और टीम स्काईलाइट्स गेमिंग अच्छे तरीके से होल्ड कर रहे हैं इन कंपाउंड को। टीम डीडब्ल्यू भी यहाँ पर आ ही चुकी है। डीई वॉरियर्स को एक अच्छा मैच अपने लिए आज के दिन चाहिए, क्योंकि टॉप 4 के अंदर, टॉप 5 के अंदर साउथ एशिया पीएनपीएल में इन्होंने ख़त्म किया था फिनाले में। मेपटेक्स का ये स्प्रे जो कि हाई वोल्टेज को इस मैच से एलिमिनेट करता है 2 से 3 प्लेयर्स को, और टीम टफ का ये रश बिल्कुल मुझे याद आ गया मेटा अरेबिक रीजन का, जैसे वहाँ पर रश किया जाता है। चाइनीज़ रीजन का मेटा मुझे याद आ गया, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं सर रश के बाद निकाल पाते अपने लिए टीम टफ के प्लेयर्स। जैसे उन्होंने गाड़ी स्लैम इन की थी, मुझे तो लग रहा था शायद कोई खुदकुश हमला किया गया है उनकी तरफ से, अभी ये घर जो है वो फट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फटते हैं तो वो खुद ही फटते हैं और सीधा लॉबी का रास्ता उनको दिखाया जाता है। सो ऐसे मूव्स लेने से पहले यू शुड बी रेडी। टीम क्यूआर भी एलिमिनेट हो जाती है, आखिरी प्लेयर अभी सर्वाइव कर रहे थे उनके, लेकिन आखिरी इख्तितामी सर्कल आ चुका है। एंड आई बिलीव अब कोई पाकिस्तान रीजन से स्क्वाड मौजूद नहीं है। मेपटेक्स के प्लेयर सामने की तरफ कुछ मुश्किलात में जूझते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं टीम एलिमेंट्रिक्स के हाथों। टीम स्काईलाइट गेमिंग के माफिया निंजा अपनी आंखें जमाए हुए हैं और किल स्टील करने की कोशिश भी की गई उनकी तरफ से। फिलहाल 3 ही किल्स उनके पास आ चुके हैं। M416 3x का इस्तेमाल करते हुए हर उस चीज पर दाग रहे हैं जहां पर उनको लगता है कि कोई ना कोई प्लेयर मौजूद है, और बहुत बेहतरीन इस आज के पूरे दिन में ओवरऑल डोमिनेशन स्काईलाइट्स की बहुत अच्छी रही है अलादीन। पर अब सर्कल देखें कहाँ फिनिश हो रहा है। जिस एरिया पर टीम क्यूआर मौजूद थी, अब से 4 सर्कल पहले जहाँ मैंने आपको कहा था कि सर्कल मुझे लग रहा है कि क्यूआर जहाँ है वहीं खत्म होगा, उसी एरिया पर सर्कल खत्म हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली क्यूआर 2v1 के स्प्लिट में थी, जहाँ पर उनके 2 प्लेयर्स के ऊपर पुश करके करेक्ट गेमिंग कंफर्म करती है। नाउ दे हैव दोस कंपाउंड्स, और उन कंपाउंड्स को अब डी की तरफ से भी लिया जा चुका है। आप देखें वही एरिया है जहाँ पर सर्कल फिनिश कर रहा है, जहाँ एक साइड पर डिल भी मौजूद है, एक साइड पर वो टीम्स करेक्ट गेमिंग नजर आ रही है, बिकॉज सबने क्यूआर को यहाँ देखा था। लेकिन चलें थोड़ा सा होल्ड करने पर भी काम करना पड़ेगा इन टीम्स को। बट फिलहाल बात करेंगे टीम वर्सेस करेक्ट गेमिंग की फाइट की, जहाँ पर 4v4 फाइट चलती हुई नजर आएगी। हमें काफी फेयर फाइट है, लेकिन ग्रेनेड्स फेंकने की कोशिश की जाएगी। जहां पहला नॉक निकला वहीं पर चीजें खराब होंगी, लेकिन गैंगस्टर इज ऑल्सो देयर टू टर्न द टेबल्स, टर्न द टाइड्स, बिकॉज वो जिस टीम के ऊपर नॉक निकालेंगे उस टीम का बड़ा नुकसान करने वाले हैं। क्योंकि इस 4v4 फेयर फाइट के अंदर गैंगस्टर ही एक कह लें कि एक डिफरेंट रोल प्ले कर सकते हैं, कह लें कि एक बग का रोल प्ले कर सकते हैं, एक वायरस का रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हाइट पर जा चुके हैं डी वॉर्ड के प्लेयर्स, और इस हाइट से उनको काफ़ी अच्छा मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे विजन मिलेगा, और वो नॉक्स भी निकाल सकते हैं T2K के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन डी वॉरियर्स जैसा कि आपने मेंशन किया अभी अलादीन के, एक प्लेयर जो कि इंट्रूडर बनकर साबित हो सकते हैं, वो काफ़ी हद तक मुश्किलात में इजाफा भी कर सकते हैं। लेकिन टीम T2K को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सर्कल के अंदर अपने आप को प्लेस करते हैं। अभी भी सर्कल से बाहर है T2K, स्काईलाइट्स गेमिंग और टीम डीडब्ल्यू की पोजीशन बहुत ही खतरनाक है। डीडब्ल्यू बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है इस मैच के चिकन डिनर के लिए। स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स भी एक शाक के कवर के अंदर अभी भी मौजूद है। स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स के थैंक गॉड अभी भी चारों के चारों प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं। इनफैक्ट चारों के चारों प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं। एक्शन एक डिफरेंट एंगल पर है, टॉप एक डिफरेंट एंगल पर मौजूद है, लेकिन एक फासला बहुत ज्यादा है कवर टू कवर। कोई भी कवर जर्रा बराबर भी इनके पास मौजूद नहीं रहेगा अपार्ट फ्रॉम नेचुरल कवर जो कि रॉक्स और दरख्तों की सूरत में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन T2K के प्लेयर्स को एलिमिनेट वो करना चाहते हैं, कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कुछ गलत सिचुएशंस बन रहे हैं। डीडब्ल्यू एग्रेस कर चुकी है टीम स्काईलाइट गेमिंग के ऊपर। दोनों जायंट्स एक दूसरे के आमने सामने आते हुए, दोनों ही बेहतरीन स्क्वाड्स माने जाते हैं, बेहतरीन खिलाड़ी खेलते हुए टीम स्काईलाइट गेमिंग के प्लेयर अटैक करते हैं, नॉक नहीं कर पाएंगे। नेट्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन डीडब्ल्यू के नीरू आगे की तरफ जाते हुए स्काईलाइट गेमिंग के एजे कोशिश कर रहे हैं सामना करने की। 1v1 के अंदर मुलव्विस होते हुए दोनों के दोनों प्लेयर्स की तरफ से टैग किया जाता है, लेकिन स्पॉट करने में, नॉक करने में कामयाब। 1v2 करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गन रीलोड पर जाती है। एक बेहतरीन गन का इस्तेमाल माफिया निंजा भी करते हुए अपने लिए एक और मजीद किल नॉक निकालते हुए। इस फाइट से क्या होने वाला है, स्काईलाइट गेमिंग अभी तक सर्वाइव करती है, डीडब्ल्यू को एलिमिनेट कर दिया जा चुका है। जितना प्रॉमिसिंग वो दिख रहे थे इस मैच के चिकन डिनर के लिए, उतनी ही जल्दी टीम स्काईलाइट गेमिंग उनको इस मैच से बाहर का रास्ता दिखा देती है। लेकिन अब बारी है टीम स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स की। स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा टाइम उनको मिलता है रोटेट करने का, लेकिन इस रोटेशन के दौरान अपने एक मेन प्लेयर को जो कि टॉप फ्रैगर्स की लिस्ट में भी शुमार होंगे, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। टीम स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स डाउन टू 3 मैन वर्सेस टीम स्काईलाइट, और T2K के भी आखिरी प्लेयर सर्वाइव करते हुए।
और लेकिन एसटी इस वक्त सारी फाइट के अंदर एक क्लोज कंटेंडर है इस कंटेंडर के, लेकिन ओपन एरिया में मौजूद रहना उनके लिए काफी खतरनाक रहेगा। टीम स्क्वाड गेमिंग के प्लेयर्स रैंडम फायर देते हुए नजर आएंगे बिकॉज वो जानते हैं कि टीम एसटी के प्लेयर यहीं पे मौजूद है, लेकिन माफिया निंजा जो करने वाले हैं ये टीम एसटी के लिए काफी खतरनाक साबित होगा, बट कर नहीं पा रहे हैं, हाइट पर जा नहीं पा रहे हैं। नीमा वहां पर जा चुके हैं, नीमा के पास एंगल अच्छा रहेगा, एक्शन का डैमेज देंगे, काफी लोग करते हैं, पिकअप को स्पॉट करेंगे, उनको भी नॉक किया जाएगा। एसटी के 2 ही प्लेयर्स बच जाते हैं, इनफैक्ट आखिरी प्लेयर बच जाते हैं, दैट इज स्क्राई। स्क्राई अकेले मौजूद हैं, क्या कर पाएंगे वो, क्या एक 1v4 कर पाएंगे वो, बिकॉज ओपन एरिया में इस तरह से टीम स्कारलेट गेमिंग के सामने खेलना ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है। स्काई के पास इस वक्त कुछ भी मौजूद नहीं है, थोड़ा सा डैमेज पड़ेगा तो वो हील भी नहीं कर पाएंगे। मिस्टर बोरो डैमेज देने की कोशिश वो भी कर रहे हैं, एक अच्छा ग्रेनेड, टीम एसटी की कहानी खत्म और स्काईलाइट गेमिंग इस मैच का चिकन डिनर अपने नाम कर जाएगी। लेकिन स्काईलाइट गेमिंग अभी भी इंतजार कर रही है, एसटी के एक्शन यहाँ पर रिवाइवल मिलता है उनको, बट फिर से नॉक हो जाएंगे। टॉप काफी लो एचपी, एक बुलेट लगेगी वो भी नॉक हो सकते हैं, लेकिन टीम स्काईलाइट गेमिंग वो पुश कर चुकी है, चार्ज इन कर चुके हैं। इसी के साथ स्काईलाइट गेमिंग चिकन लेकर जाती हुई आज के दिन का दूसरा चिकन 5वें मैच में फिर से डोमिनेट करती हुई स्काईलाइट गेमिंग नजर आएगी। लुक एट देम, बेहतरीन खेल खेला जाता है उनकी तरफ से, एंड फाइनली मेरी प्रेडिक्शन सही साबित नहीं होती। मुझे आपने परेशान कर दिया था जब आपने बोला कि मेरी प्रेडिक्शन सही साबित नहीं होती, फिर मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला, मुझे सुख का सांस आया। लेकिन ख़वातीन हज़रात, टीम स्काईलाइट्स गेमिंग अपने आप को मनवाती हुई जो कंसिस्टेंसी साउथ एशिया से दिखाते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखा जाता है और 12 किल्स के साथ 27 को